नमस्कार। आज की वीडियो में हम हिंद महासागर के नित्तल उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे। बॉटम रिलीफ्स ऑफ इंडियन ओशन। इससे पहले जो हमारी वीडियोस बनी थी उसमें हमने महासागर के नित्तल के उच्चावच क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर उसमें प्रशांत महासागर के नित्तल के उच्चावच और उसके बाद अंध महासागर के नित्तल के उच्चावच के बारे में चर्चा की। और आज हम उसी क्रम में हिंद महासागर यानी कि बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले आप सभी हिंद महासागर की स्थिति जानते हो, जो कि भारत देश के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। अगर इसमें हम बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अंध महासागर से छोटा है, परंतु यह चारों ओर से महाद्वीपीय भाग, ठीक है ना, इसके चारों ओर महाद्वीप के भाग कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हिंद महासागर है तो हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप हो गया, और वहीं पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और इसी के साथ पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी एशिया महाद्वीप। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके दक्षिण पूर्व की तो दक्षिण पूर्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और वहीं हम अगर बात करें इसके दक्षिण की, बिल्कुल दक्षिण की, तो दक्षिण में इसके अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उससे यह घिरा हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिका के पास इसका संबंध प्रशांत महासागर और अंध महासागर से हो जाता है। अगर हम महासागर की औसत गहराई की बात करते हैं तो यह 4000 मीटर के आसपास है। हिंद महासागर के तट का अधिकांश भाग गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वतों से निर्मित होने के कारण ठोस तथा सघन हो गया है। पूर्वी द्वीप समूह के तट के सारे वलित पर्वतों की श्रृंखला में पाई जाती है। सीमांत सागर अन्य दो महासागरों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। और प्रमुख सीमांत सागरों में देखें तो मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, इन सभी का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा अगर देखें द्वीप छोटे बड़े सभी प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हिंद महासागर में महाद्वीपीय मगन तट कौन से हैं, तो हिंद महासागर में मगन तटों में चौड़ाई की दृष्टि में पर्याप्त विविधता मिलती है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के सहारे चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इसमें मगन तटों की क्या है, विविधता मिलेगी। अगर हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करेंगे तो वहाँ पर तो चौड़े मगन तट मिलेंगे। वहीं अगर हम अफ्रीका के पूर्वी भाग की बात करेंगे तो वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर भी मगन तट मिलते हैं। लेकिन अगर इसका अधिकतम विस्तार देखें तो यह मालागासी जो कि मेडागास्कर के पास होता है। वास्तव में मालागासी मगन तट पर ही विस्तृत है। इस तरह पश्चिम में मगन तटों की जो औसत चौड़ाई है वह तो है 640 किलोमीटर। और वहीं अगर हम पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में जो मगन तट है वह संकरे हो जाते हैं। और अगर देखें जावा तथा सुमात्रा के पास इसकी जो चौड़ाई है वह 160 किलोमीटर ही रह जाती है। वहीं अंटार्कटिका महाद्वीप के सहारे मगन तट और अधिक संकरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे मगन तटों में विविधता देखने को मिलती है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें मध्यवर्ती कटक की, तो जो मध्यवर्ती कटक है, सेंट्रल रिज जो है, वो हिंद महासागर में भी पाया जाता है। यह अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस प्रकार अंध महासागर के मध्यवर्ती कटक पाया जाता था, ठीक है, उसी प्रकार हिंद महासागर में भी पाया जाता है। अगर हिंद महासागर में मगन तट की मध्यवर्ती कटक की बात करते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक करबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखना कि यह भारत के दक्षिण से प्रारंभ होता है और मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका का क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। हाँ, कई स्थानों पर यह जरूर है कि इस कटक से कई शाखाएं निकल जाती हैं और निकलकर वो क्या है, महाद्वीपों की ओर चली जाती हैं।
और अगर कहीं यह कटक और उसकी शाखाएं जो हैं वो सागर तल के ऊपर प्रकट होती हैं तो वहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। अगर हम मुख्य कटक की बात करें, जो इसमें मुख्य कटक है तो वह उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मगन तट से प्रारंभ होता है और इसकी चौड़ाई देखें तो वो 320 किलोमीटर हो जाती है और इस भाग को लंका द्वीप चैगोस के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज़ जो है ये नोट करने वाली है कि उत्तर में जो प्रायद्वीपीय भारत में मगन तट प्रारंभ होता है वहाँ से क्या है, इसकी चौड़ाई जो है वो 320 है, ठीक है, 320 किलोमीटर है और इसको क्या है, लंका द्वीप चैगोस के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इसका नाम क्या है, लंका द्वीप चैगोस। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस कटक का फिर पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है, यानी कि यह कटक फिर द्वारा दक्षिण की ओर बढ़ता है और दक्षिण की ओर तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। अब इस चीज को ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश की बात हो रही है साउथ की, तो वहां पर क्या है, इसका नाम चैगोस सेंट पाल कटक के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसका नाम लंका द्वीप चैगोस था, लेकिन अब इसका नाम जो है यह परिवर्तित होकर किस नाम से यह जाना जाएगा, चैगोस सेंट पाल। इस चीज को ध्यान में रखना, चैगोस सेंट पाल, आप इसको साथ के साथ नोट भी कर लेना। और इसके बाद देखें तो इसकी चौड़ाई भी 320 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर दक्षिण में यह 30 डिग्री से 50 डिग्री जब दक्षिण अक्षांश में पहुंचता है, अभी तक वो मध्य रेखा से 30 डिग्री तक पहुंचा, अब 30 से 50 डिग्री अक्षांश में पहुंचेगा। जैसे ही 30 से 50 डिग्री अक्षांश में पहुंचता है तो इस कटक की जो चौड़ाई है वह 1600 किलोमीटर हो जाती है और इसे यहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि जैसे जैसे यह क्या है, आगे बढ़ रहा है तो इसके नाम में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और वहीं 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में कटक की 2 शाखाएं हो जाती हैं। जो 2 शाखाएं हो जाती हैं, यानी कि 50 डिग्री से जैसे आगे बढ़ते हैं तो यह 2 शाखाओं में बट जाता है और 2 शाखाओं में बटने के साथ ही पश्चिम में इसको जो नाम है करगुनेल गासबर्ग कटक, ठीक है, 48 डिग्री से 63 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में विस्तृत है। नाम एक बार फिर से सुन लो, करगुलेन गासबर्ग कटक, जो 48 डिग्री से 63 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है। और वहीं अगर हम पूर्वी की शाखा की बात करें जो पूर्व की ओर निकलती है तो इसे इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो मध्यवर्ती कटक है ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसके नाम में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले तो इसका नाम जो था वह लंका द्वीप चैगोस के नाम से था, फिर क्या हो गया, चैगोस सेंट पॉल कटक के नाम से, फिर एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक और वहीं इसके आगे 2 शाखाएं बन गई, पश्चिम वाली शाखा करगुनेल गासबर्ग और पूर्व वाली शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक के नाम से जानी जाती हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं हालांकि और भी कई जगह पे होती हैं अलग, लेकिन ये जो मेन शाखा है उसके बारे में आपको बता दिया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस कटक पर जो द्वीप स्थित हैं तो उन द्वीपों में क्या है, यहाँ पर ये कटक सागर से ऊपर आ गया है और वहाँ पर कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये पानी है, महासागर है तो उसमें पानी होगा और पानी में क्या है कि ये कटक है, और लेकिन इस कटक की कई जगह पर क्या है, शाखाएं बाहर की ओर निकल गई हैं और जैसे ही ये बाहर की ओर निकल गई हैं तो जैसे ये धरातल पर है तो धरातल पर वहाँ पर क्या है, कई द्वीप बन गए हैं। अब इन द्वीपों में अगर देखें लंका द्वीप, मालद्वीप, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, करगुनेल आदि प्रकार के द्वीप जो हैं इन नामों से जाने जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं द्रोणियों की, हिंद महासागर के बेसिन्स की, तो हिंद महासागर के क्या है, पूर्व तथा पश्चिम में प्रमुख द्रोणियां विभाजित हैं। यानी कि इसके पूर्व में भी, फॉर एग्जाम्पल हिंद महासागर के पश्चिम में और पूर्व में क्या है, अलग अलग द्रोणियां पाई जाती हैं। मध्यवर्ती कटक की जो शाखाएं हैं वो इन द्रोणियों को 2 द्रोणियों को पुनः कई छोटी छोटी द्रोणियों में विभक्त कर देती हैं। अभी आपको बताया ना कि मध्यवर्ती कटक जो है वो 2 शाखाओं में बट जाता है, तो वो 2 जो शाखाएं हैं वो इनकी द्रोणियों को और भी कई उप शाखाओं में बांट देती हैं, यानी कि कई छोटी छोटी द्रोणियों में बांट देती हैं। जैसे अब इसमें बात करें ओमान द्रोणी, जो ओमान द्रोणी है
यह देखें तो ओमान की खाड़ी के सामने विस्तृत है। अरेबियन द्रोणी, अरेबियन क्या है, चैगोस कटक और सैकोत्रा जो चैगोस कटक के मध्यवर्ती वर्ताकार रूप में अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के तट के बीच में है। सोमाली द्रोणी, सोमाली क्या है, सकोत्रा, चैगोस और सेंट पॉल और सेंट लीस कटकों के मध्य है, ठीक है, जो बीच में कटक बन रहे थे। मॉरिशस द्रोणी जो है, जो क्या है, एक लंबी तथा चौड़ी द्रोणी है जो मालागासी कटक और सेंट पॉल कटक के मध्य है। नेटाल द्रोणी की बात करें तो यह मालागासी कटक के दक्षिण तथा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य है, जो मालागासी है। नेटाल द्रोणी है, ये क्या है, जो भी नेटाल द्रोणी की बात की, मालागासी कटक तथा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य है। और इसके बाद अगर हम देखें कि और भी कई द्रोणियां हैं, जैसे मान लीजिए इसमें द्रोणी हो गई अटलांटिक भारतीय आर्कटिक द्रोणी। यह वास्तव में क्या है, हालांकि अंध महासागर की अटलांटिक और आर्कटिक द्रोणी का ही एक विस्तृत भाग है, जो कि प्रिंस एडवर्ड क्रोजैक्ट कटक तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में पाई जाती है। इसके बाद देखें तो अंडमान द्रोणी बंगाल की खाड़ी से अंडमान कटक तक है। भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी जो कि कोकोस किलिंग द्रोणी के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत और अंटार्कटिका द्रोणी की, जो तीनों ओर से मध्यवर्ती कटक तथा दक्षिण में अंटार्कटिका द्वारा घिरी हुई है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हिंद महासागर में गर्त कौन कौन से पाए जाते हैं द्वीप्स की, तो हिंद महासागर की तली के क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग जो है यह अगाध सागरीय मैदानों के रूप में है। तो 60% भाग मैदानों के रूप में है, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे गर्तों की संख्या क्या है, कम पाई जाती है। हालांकि इसमें जो देखें तो जावा द्वीप के सहारे स्थित सुंडा गर्त सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, सुंडा गर्त। ये बहुत बार एग्जाम में भी पुट हुआ है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में है। तो इस प्रकार क्या है, हमने हिंद महासागर के बारे में, आज उसके नित्तल के उच्चावच के बारे में चर्चा की है, जिसमें क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मध्यवर्ती कटक, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। और इसके अलावा जैसे जैसे वो दक्षिणी में बढ़ रहा है उसके नाम में जो परिवर्तन आ रहे हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाते हैं कि जैसे 30 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य जो हिंद महासागर में कटक पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, या फिर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आगे जब कटक बढ़ता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्या है, यह क्वेश्चन अक्सर पुट होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको हिंद महासागर के नित्तल के उच्चावच के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।